जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। बड़े बड़े मामलात हैं। वैसे सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो सका। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि अपनी रेट कायम करेगी। जजिस की तकर्री में पार्लियामान का किरदार बढ़ेगा। और कुछ इस हवाले से और भी चीज़ें हैं, उस पर बात करेंगे। गवर्नर्स की तकर्री के हवाले से जो डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, हो चुकी हैं, उन पर भी आपको बैकग्राउंड से भी आगाह करेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो कहीं और से आपको नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ एक तसादुम हुआ, झगड़ा हुआ इस्लामाबाद में, तसादुम तो नहीं, उस पर बात करेंगे। और फिर आपको दो खबरें और हैं, उनसे आगाह करेंगे। आखिर में चांद पर जो पाकिस्तानी मिशन गया है उसके हवाले से एक छोटी सी इतला आपको फराहम करेंगे। दिलचस्प इतला है, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास से, यानी अदलिया के हवाले से। आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी करते हैं, सदारत करते हैं। जो आइन का आर्टिकल 175A है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज उनके साथ होते हैं। फिर पाकिस्तान बार का नुमाइंदा, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल उसके नुमाइंदे होते हैं। और एक रिटायर्ड जज साहब भी कमीशन में होते हैं। का इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसके मिनट्स जारी कर दिए, एलामिया भी जारी के जरिए। उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन के इजलास के इब्तिदा में तजावीज़ तलब की रूल्स में तरमीम के लिए। आदम नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, उन्होंने दरख्वास्त की कि इजलास मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि हम आर्टिकल 175A में तरमीम करना चाहते हैं। और जस्टिस यहया अफरीदी ने उनकी हिमायत की। अलबत्ता तमाम मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो जगह खाली हैं, वो तो मौजूदा रूल्स के तहत फिल इन कर ली जाए। तरमीम में तो हुकूमत को वक्त लगेगा। अब ज़रा तरमीम क्या हो रही है इस पर आते हैं। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाज़मत पे हुकूमत तरमीम करना चाहती है। इसकी वजह समझ में आती है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कुछ इस्लाहात शुरू की हैं, फिर कुछ और मामला चल रहे हैं। जैसे जजिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की जानिब से दबाव का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस पर लोअर जुडिशरी पर दबाव डालने का मामला है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले चीफ जस्टिस हैं जो बहुत पार्लियामेंट फ्रेंडली हैं, जमहूरियत फ्रेंडली है। वो चाहते हैं कि पार्लियामान अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान का किरदार बढ़ाया जाए, उसके हक़ कानून साजी और आइन में तरमीम के हक़ को तस्लीम करते हैं। तो इजलास मुलतवी हो गया था। अब वो बाद में आदम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सामने आ गई। उन्होंने एक तो ये कहा था कि आर्टिकल 175A में तरमीम कर दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो अरकान जो है उसके, जिसके वो खुद भी मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमान की कमेटी के अरकान जो है वो समझते हैं कि कमेटी जो है ओवर द ईयर्स 19वीं तरमीम के बाद रबर स्टैम्प हो गई है। 19वीं तरमीम का अपना एक बैकग्राउंड है जो कल आपको बताएंगे, लेकिन बहरहाल उसमें कुछ इख्तियारात थे। 18वीं तरमीम के एक पार्ट को स्ट्राइक डाउन किया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने। कल आपको बताएंगे। आदम नज़ीर तारड़ साहब ने ये भी कहा, इस बात की भी तस्दीक कर दी, और अभी एक चैनल पर टिकट चल भी रहे हैं कि जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबर में भी जो है वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्होंने तस्दीक की कि ये करना चाहती है हुकूमत। ये इस पर ये तसादुम मैं आपको बता दूं कि बड़ा होगा, क्योंकि जो PTI बैक अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो रौला डालेंगे। इमरान खान जो जिनका आर्टिकल गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर छप गया, और पता नहीं कैसे छप गया जेल में रहकर, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हो सका। बेनज़ीर भुट्टो भी जेल में रहती थी, इमरान खान से ज़्यादा अच्छा भी लिखती थी, सियासत पर उनकी गिरफ्त भी थी, लेकिन उनके आर्टिकल नहीं छपते थे। वो उनका ये आर्टिकल छप गया। उन्होंने फिर इल्ज़ाम आयद किया एस्टेब्लिशमेंट पर कि उन्हें कत्ल करना चाहती है। बहरहाल वो अब खुलकर सामने आए हुए हैं, और 9 मई भी करीब है, तो वो अब जारहाना मूड बढ़ा रहे हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट उनके दबाव में आ जाए। और वो जाहिर सी बात है, ये मामला जब होगा काजी फ़ायज़ ईसा से PTI और इमरान खान खुश नहीं है, तो फिर वो तसादुम की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं। हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो, कम वॉट में वो ये तरमीम करके रहेगी, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पर हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से सब मुतमईन भी हैं, हुकूमत के लोग, हुकूमत के बाहर के लोग, लेकिन सिवाय इमरान खान के। अब नाज़रीन, ज़रा उस तसादुम की जानिब चलते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ। तसादुम कह लें, झगड़ा कह लें। अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक होटल में थे कि वहाँ हनीफ अब्बासी भी आ गए। काकड़ साहब ने उन्हें देख कर तबसरा किया कि क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बैकग्राउंड ये है कि हनीफ अब्बासी ने एक प्रोग्राम में उनके खिलाफ गुफ्तगू की थी कि उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए गंदम स्कैंडल में, जिसमें पंजाब का किसान रुल गया है। निगरान काबीना ने गलत मौके पर एक फैसला किया, लाखों टन गंदम, शायद 7 लाख टन गंदम मंगवा ली, वो पासपोर्ट को गोदामों में पड़ी है, और जो यहाँ गंदम पैदा हुई है वो उसका कोई खरीदार नहीं है। और वो उसको रेट नहीं मिल रहा, किसान को बारदाना भी नहीं मिल रहा।
बहरहाल हनीफ अब्बासी ने भी उसके जवाब में कुछ कहा, फिर उन्होंने कहा कि तुम फार्म 47 के MNA हो, आप लोग, उन्होंने कहा आप लोग फार्म 47 वाले हो, मैंने फार्म 47 के हकायक बता दिए तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हनीफ अब्बासी ने भी जवाब में तुर्की ब तुर्की की कसम खाकर कहा कि आप करप्ट हो। अब ये इस सियासतदान, नाज़रीन इसका पहलू ये कि सियासतदान है दोनों, सियासतदान अगर एक दूसरे की पतलून ऐसे उतारेंगे, एक दूसरे के कपड़े चौक में बैठ कर धोएंगे, तो फिर आम आदमी सियासतदान के बारे में और सियासत के बारे में क्या तस्वीर करेगा। ये आप भी गौर कीजिए, हम भी करते हैं। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन सियासतदानों को कुछ अकल आ जाए। बहरहाल अब गवर्नर्स की जानिब चलते हैं नाज़रीन। फैसल करीम कुंडी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तेहाद हैं, आप सब जानते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए नामजद हो गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और सलीम हैदर साहब जो है वो उनको गवर्नर नामजद किया पंजाब के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी से आज दोनों की मुलाकात हुई। फैसल करीम कुंडी की तो मेरी इतलात के मुताबिक कराची में हुई, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह आ गए थे, फिर शाम को गए वापस, और कल वो अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे, इतलात यही है। सलीम हैदर ने भी तस्दीक कर दी, उनको गवर्नर पंजाब बनाया जा रहा है। गवर्नर साहब पंजाब के इस वक्त उम्रे पर हैं, वापस आएंगे तो शायद उनका वो, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। अब उसमें बैकग्राउंड उसका ये नाज़रीन कि कमर जमान कायरा साहब, नदीम अफजल चंद और मखदूम अहमद महमूद उम्मीदवार थे। कायरा साहब को तो लड़ गए गुजरात के चौधरी, मेरी इतला के मुताबिक, और हो सकता है मेरी इतला गलत भी हो, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक चौधरी ने जो उनके घर में एक इख्तलाफ है, चूँकि परवेज़ लाई थी, तो उन्होंने आसिफ जरदारी को पैगाम भिजवाया कि अल्लाह नामन हो। तो क्योंकि चौधरीयों का ये ख्याल है, हमेशा से रहा है कि हमारे अगर ज़िले से कोई बड़ा अहदेदार आ जाएगा, यानी गवर्नर आ जाएगा या वज़ीर आज़म आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए मसला होगा। फिर बंदा भी ऐसा जो हमसे जूनियर हो। कायरा साहब 2012 में एक मरतबा जब गिलानी साहब की हुकूमत ख़त्म की थी इफ्तिखार चौधरी ने, उस वक्त भी उनका नाम था और वो वज़ीर आज़म के बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें चौधरी उस वक्त भी लड़ गए थे। अब भी इत्तलात के मुताबिक यही हुआ है। कुछ और कंसिडरेशन भी होंगी। नून लीग भी शायद नहीं चाहती कि सेंट्रल पंजाब से गवर्नर हो। बहरहाल उनको जो है वो आसिफ जरदारी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नापसंद करते हैं, वल्लाह आलम बिल सवाब, क्योंकि जरदारी साहब ने तो उन्हें गवर्नर जी भी लगाया था और उन्होंने वहाँ रिजल्ट भी दिए थे। अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला जो है वो उन पर अपनी रहमत जारी रखे। उनके जमात साहब बेटे का चंद साल पहले इंतकाल हुआ था। बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब जो है उनको भी, उनका भी नाम था, उनको भी इत्तलात के मुताबिक नून लीग लड़ी, क्योंकि नदीम अफजल चंद का नून लीग के बारे में मौक़िफ़ बहुत सख्त है और उसका वो इजहार करते रहते हैं खुलकर। तो कहते हैं कि शरीफ फैमिली ने आसिफ जरदारी से कहा कि अल्लाह नु मनो साढ़े हाल रहम करो, इनको ना लगाएं। फिर मखदूम अहमद महमूद साहब थे, वो जनूबी पंजाब से हैं, वर्कर्स में पॉपुलर भी है, सुलझे हुए आदमी है, बहुत डिसेंट आदमी है, लेकिन और गवर्नर पहले भी रह चुके हैं, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार है यूसुफ गिलानी, और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हो गए, तो इसलिए उनका नाम भी निकल गया। एक नाम और आया था, वो किसी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ने दिया था, मख्तार बीबी के ससुर ने, चौधरी रियाज का, लेकिन उन्होंने भी खुद ही विड्रॉ कर लिया और ये मामला आगे नहीं बढ़ा। तो अब ये फैसला हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में फैसल कुंडी की मुखालफत दार शाह साहब कर रहे थे, उनकी हमशीरा जो है, खबर यह है कि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का चेयरपर्सन लगाया जा रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनमें दोनों गवर्नर्स के नाम देने के साथ साथ उनका नाम भी BISP चेयरपर्सन के लिए दे दिया है। और अब अनवर सैफुल्लाह साहब और उनकी फैमिली के बारे में भी इत्तला थी कि वो भी गवर्नरशिप चाहते थे, कुछ और लोग भी चाहते थे, लेकिन पूरा फाल फैसल करीम कुंडी के नाम निकला है, जिन पर बिलावल भुट्टो को जरदारी को बहुत ज़्यादा एतमाद भी है। अब नाज़रीन ज़रा आगे चलते हैं। एक और बड़ी खबर है कि नेक्टा के हवाले से, माफ़ कीजिएगा नेक्टा कह दिया, साइबर क्राइम के हवाले से 2 रोज़ 3 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला, उनका ये कहना था कि अथॉरिटी होनी चाहिए साइबर क्राइम की, इसके ना होने से बड़े मसाइल हैं। वो अथॉरिटी कायम हो गई है, उनकी बात फौरी मानी गई। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद, बल्कि रजब सेठी साहब की भी खबर है कि वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी अपनी जगह मौजूद है, उनका किला मजबूत है, उनका पावा भी मजबूत है। अब ये साइबर क्राइम अथॉरिटी बन गई है, उनके तहत उनके इख्तियारात में और इजाफा हो गया है, और अब FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। साथ साथ आपको ये भी बता दें, नेक्टा का नाम आया था, तो कल मैंने एक्सप्रेस अखबार में एक खबर पढ़ी, छोटी सी खबर थी कि पिंडी में पुलिस एहलकार एक जवान शहीद किया गया था, वो तालिबान ने उसको मारा था। उस क्रॉस फायरिंग में तालिबान का एक लीडर भी कुछ जख्मी हुआ था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लीडर, फिर वो फरार हो गए। फरार होने के बाद वो रावलपिंडी में पेशावर रोड पर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, बड़े बड़े लोगों के हॉस्पिटल है,
और उन्होंने इलाज करा लिया। पुलिस ने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को और अमले को गिरफ्तार कर लिया है। और उनका ये कहना था कि ये जो जख्मी थे ये आए थे और इनका ये कहना था कि हमें क्रॉस फायरिंग में गोली लग गई है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये मेडिको लीगल केस है। मेडिको लीगल केस के लिए पुलिस को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, कुछ तो मकासी लोग हैं, जल्द इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आ जाएंगी नाज़रीन। अब ज़रा एक और बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि पाकिस्तान का आज चांद के लिए मिशन रवाना हो गया 2:27 पर चीन से। 5 दिन के बाद वो लैंड करेगा चांद पर। बड़ी बड़ी कामयाबी की खबर है, लेकिन उसका नाम है ई चांग E6। अब इसमें ये जो E6 तो उसके मॉडल या वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसका नंबर होगा जो भी है, लेकिन ये चांद क्या है ये मैंने आज किस तहकीकी किसी से पूछा जो चाइनीज़ को भी जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम है हिंदू मैथोलॉजी। आप सब हम समझते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक इसका नाम है चांद की देवी। हिंदू देवियों पर यकीन करते हैं, हम वो चांद में चरखे वाली बीबी तलाश करते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि हिंदुओं की वो देवी है और हमारी वो चांद पर चरखा काटने वाली माई है। और वो हमारा रॉकेट जो लॉन्च करेगा वो शायद उस माई के कदमों के पास जाकर बैठकर फिर वहाँ से कोई तहकीक हो चांद पर। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।